इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। एक ऐसे वक्त में जब पहलगांव दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे मुल्क में चाहे मुसलमान हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, सब एक ज़ुबान होकर जहां दहशतगर्दी की तनकीद कर रहे थे और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर गम व गुस्सा का माहौल था। और पूरा बीजेपी के नज़रियात आइडियोलॉजी से इख्तलाफात के बावजूद इस मौके पे तब हिंदुस्तान का हर एक शहरी, हर एक सिटीज़न हुकूमत हिंद के साथ खड़ा था। ऐसे वक्त में कई ऐसी खबरें आई हैं जो बताता है कि एक तरफ मुल्क के तमाम शहरी हुकूमत के साथ खड़े थे, दूसरी तरफ हुकूमत के ही कारिंदे, चाहे वो रियासती हुकूमतें हों, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो, उसके कुछ कारिंदे इस्लाम फोबिया के शिकार थे और उसकी आड़ में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी, जुल्म और ज़्यादती के वाक़यात कर रहे थे। और उन जिनके साथ जुल्म किया गया उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो मुसलमान हैं। एक पिछले दिनों एक खबर आई कि 38% रोहिंग्याई को जो दिल्ली के मुख्तलिफ कैंपों में मुकीम थे उनको उठाया गया, रात में तिल्लोकपुरी के थाने में रखा गया, फिर उन्हें अंडमान निकोबार ले जाकर बेरहमाना अंदाज से हुकूमत हिंद ने उनको दरिया में छोड़ दिया, लाइफ जैकेट पहनाकर। जाहिर बात है कि ये जो रवैया था हुकूमत का ये निंदनीय है और इससे हिंदुस्तान की जो कोरोना की एक छवि रही है कि हिंदुस्तान एक मेहरबान मुल्क है, हिंदुस्तान में इंसानियत है, और उस तरह की जो छवि रही है उससे हिंदुस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा इस मामले की जांच कर रही है। उस ज़माने में भी आसाम के जो बरबोले वज़ीर आला हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पूरी सियासत का मरकज़ व महवर एंटी मुस्लिम है, उन्होंने दावा किया कि हमने कुछ बांग्लादेशियों को उठाकर फेंक दिया है। इसी तरह का वाक़या आज एक बार फिर सामने आया है, जिसमें एक स्कूल के टीचर, जो आसाम गवर्नमेंट में स्कूल के टीचर थे, खैरुल इस्लाम, जिन्हें चंद 2 साल कबल वहाँ की ट्रिब्यूनल ने पहले गैर मुल्की कहा और फिर हाई कोर्ट में उसकी गैर मुल्की को तस्दीक किया, लेकिन उनका मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की लड़ाई चल ही रही थी। उस दरमियान इन्हें पहले मीठा कैंप ले जाया गया और आज सुबह इन्हें बांग्लादेश के बॉर्डर के बाहर ढकेल दिया गया। बांग्लादेश के एक सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपने उस पूरे वक्त को की वीडियोग्राफी की है और खैरुल इस्लाम से बातचीत किया है। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম। আমি একজন প্রাইমারি টিচার। আমার স্টেট হইল আসাম, ইন্ডিয়ার একটা অংশ হইল, একটা স্টেট হইল আসাম। এই আসামের মরিগাঁও জেলার এই মিকিরভেটা পিএস পোস্ট অফিস মিকিরভেটা, আর আমার গ্রাম হইল খান্দাপুকুরি। আমারে আমাকে মিকিরভেটা বর্ডার পুলিশে আর কি আমার 23 তারিখে লয়ে আইছে ইয়ার মধ্যে গোয়ালপাড়া ডিটেনশন ক্যাম্প মাটিয়া। তো কালকে আবার আমার করলো কি আসন্ন মাঝে আগে করলো কি আমার লয়ে আইতেছে। আমি আইতে চাই না দেখে আমার খুব মারধর করছে। আচ্ছা থেকে বাইরে কিবা করে হেলাইছে। আমি যেন একজন শিক্ষক খুব বার করছি, হাজার রিকোয়েস্ট করছি, বলে স্যার মই একজন শিক্ষক, আপনাকে শিক্ষকের একটা হেরি দিও, সম্মান দিও না। পাড়াইয়া পুরাই একেবারে আমার গাড়ি পড়াইছে আর সুরের মতন আর দুটার পিছনে বাঁধছে, বাইন্ডা লগের মানুষ আইনা বহাইছে, আমারও বহাইছে। তারপরে এই 4টা মান বাজে ফজর নামাজের আজান দিছে, আমি হিনাইয়া পাইছি। 4টা মান বাজে আমার ইন্ডিয়া 14 জন মিলাইয়া, 14 জন মানুষ মিলাইয়া মানে আমার ইন্ডিয়া পার করে দিছে বিএসএফ। আচ্ছা, আরেকটি কথা, আপনার স্কুলের নামটা কি? আমার স্কুলের নাম ঠ্যাংখালি খান্দাপুকুরি এলপি স্কুল। আপনার তারা কোথায় থেকে ধরলো, সীমান্ত থেকে না ওখানে শহরের কোথা থেকে ধরছে? আমার ঘরে তো আটক করে আনছে, আনার পরে ক্যাম্পে রাখছে। আপনার ঘরটা কি সীমান্তের কাছাকাছি? না, অনেক ভিতরে ওরা। আচ্ছা, এখানে কি আপনি কতদিন ধরে ইন্ডিয়ায় বসবাস করেন? আমি তো ওখানে স্বাধীন হওয়ার আগে আমার বাবা মায় জন্ম হেনে বসবাস করছে। ভারত স্বাধীন ভারতের আদিবাসী। হ্যাঁ। আপনার স্কুলটির নাম কি? আমার স্কুলের নাম হলো ঠ্যাংখালি খান্দাপুকুরি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সরকারি। জি। আপনাদেরকে যে এই বছর নাম আছে কি বলছে, কি বলেন?
আমরা তো আর করতে পারি না, বন্দুকের ভয় আছে, আমার কোন সময় শুট করে দেয়। তা সবের পরে আমার 2 হাত বাইন্দা, আমি তো ভাবছি আমি পার হইতে পারুম না, আমি তো ভাবছি আমার শেষ করে হলে খুব বড় খতমের দোয়া করছি। আর তারপরে আপনাদের কাছে কোনো আইডি কার্ড কি না, ছিল? সম্পূর্ণ রেখে দিছে, এই ক্যাম্পে রাখছে, আমার লগে 8,000 টাকা আছে, আমি তো দেয় নাই, এনে রাখছে। খাওয়া দাওয়া করার লাগে পয়সা আনছিলাম আর কি, আমার বেডিং সেডিং সব এনে রেখে দিচ্ছে। আপনার পরিবার জানে? আমার পরিবার এখন পর্যন্ত জান নাই, বোধ খবর যদি পাইছে তো জানবো। खैरुल इस्लाम ने उस बातचीत में कहा है कि वो न सिर्फ हिंदुस्तानी है, बल्कि उनके बाप भी हिंदुस्तान में पैदा हुए, उनके दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए और उन्होंने यही तालीम हासिल की और यहाँ पढ़ाने लगे। खैरुल इस्लाम ने बतलाया कि कल सुबह जब उनकी वो पुलिस उठा रही थी तो उन्होंने पुलिस से कहा कि भाई मैं एक टीचर हूँ और टीचर का हर एक समाज एहतराम करता है, तुम मेरे हाथ चोरों की तरफ क्यों बांध रहे हो, आखिर मेरा कसूर क्या है। आसाम में जो ट्रिब्यूनल जो गैर मुल्कियों की शनाख्त करती है वो किस तरह से काम करती है, उसका भयावह ये देख सकते हैं कि एनआरसी में 19 लाख लोग, जिसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू बंगाली भी हैं, उन्हें एनआरसी से बाहर कर दिया गया। कई लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बंगाली हिंदू हो, चाहे वो बंगाली मुस्लिम हो, उनमें से हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि उनके बाप को तो हिंदुस्तानी करार दिया गया और बेटा को कहा गया तुम बांग्लादेशी। कैसे हो सकता है? जब किसी का बाप हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो उसका बेटा तो हिंदुस्तानी ही होगा। तो इस तरह के ट्रिब्यूनल वहां पे काम किया है। उस ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में कहा कि ठीक है तुम ही ट्रिब्यूनल हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था और एक वेबसाइट है sold.com, उसके रिपोर्टर हैं रकीबुज़्ज़मान, उनकी एक रिपोर्ट है आसाम ट्रिब्यूनल, उसमें उस रिपोर्ट के में बतलाया गया है कि स्क्रॉल ने कहा कि हमने उन दस्तावेज को देखा है, उस दस्तावेज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में आखिरी मरतबा जो खैरुल इस्लाम का मुकदमा था वो 2024 में सुनवाई हुई थी। आखिरी समाअत जो है सुप्रीम कोर्ट में 17 दिसंबर 2024 को हुई थी, उसके बाद से कोई समाअत नहीं हुई। तो सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर मुल्की नहीं करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रहा भी कर दिया था, वो अभी ट्रांजिट कैंप में नहीं था, उसके बावजूद 23 मई को गिरफ्तार करना, फिर ट्रांजिट के मीटा ट्रांजिट कैंप हिरासती कैंप में ले जाना, फिर वहां से आज सुबह मंगल को बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाना, कितनी बड़ी बेरहिमाना, जालिमाना और सफाकाना रवैया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। खैरुल इस्लाम का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कहते हैं कि मैं भारत में ही पैदा हुआ, मेरे वालिद भी यहाँ पैदा हुए, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, यहाँ मैंने स्कूलिंग की है, यहाँ मैंने कॉलेज में पढ़ा है, मुझे बगैर किसी जुर्म के मुझे बांग्लादेशी का करार दिया गया, मैं कई बार मरतबा अदालत में कहा हूँ कि मैं आसामी हूँ। स्कॉल ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि कई कैदियों को 3 बसों में उठाया गया रात में, उनकी आंख पर पट्टी बांधी गई और फिर सरहदी पुलिस और मरकजी फोर्सेस BSF ने उन्हें वहां ऐसे इलाके में जो 2 मुल्कों के दरमियान जो खाली जगह होता है वहां पे छोड़ दिया। इससे पहले 10 मई को जब इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रहा था, पूरा मुल्क में तनाव का माहौल था, उस मौके पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट करके कहा कि कई बांग्लादेशियों को, उनमें भी कई लोग ऐसे थे जिनके हिंदुस्तानी शहरी हैं। अब अंदाजा लगा लें कि खैरुल इस्लाम जिन्हें बांग्लादेशी करार दिया गया है, उनकी बीवी हिंदुस्तानी है। अब उनकी बीवी को मालूम ही नहीं है कि मेरे शौहर को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया गया है। इससे बड़ी सफाकियत क्या हो सकती कि घर के लोगों को मालूम नहीं है कि दूसरा मेरा शौहर इस वक्त कहाँ है। घर के लोग सोच रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार करके ट्रांजिट कैंप में ले जाया गया है, लेकिन मालूम ये हुआ कि ट्रांजिट कैंप से लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। अब उन्हें वहां बांग्लादेश की पुलिस भी कबूल नहीं कर रही है, न इंडिया की पुलिस कबूल कर रही है। सवाल ये है कि वो बेचारे गैर इंसानी यानी मानवता के खिलाफ जो कहा जाता है सबसे बड़ा जो मजहब है वो इंसानियत का मजहब है, क्या ये यही इंसानियत है? अगर ये बांग्लादेशी थे तो ये बांग्लादेश की सरकार से बातचीत करके बांग्लादेश के हवाले किया जाता है, उसका एक प्रोसेस है। और आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया गया? के रिपोर्टर रकीबुज़्ज़मान बताते हैं कि इन्होंने सेंट्रल वजीर दाखिला, होम मिनिस्टर को और उनके दफातर को खत लिखकर पूछा कि किसके बारे में क्या कहना है,
तो अब तक उनको कोई जवाब नहीं आया है। बीएसएफ की जानिब से एक बयान जारी हुआ है, जिस बयान में इन 13 लोगों को बेदखल करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि कुछ लोग बांग्लादेश से इंडिया में दरअंदाजी इन्फ्लेटर करने की कोशिश कर रहे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें नाकाम बना दिया गया है। इनके बाहर भेजने की कोई खबर नहीं की गई है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट ने अपने फेसबुक पोस्ट पे पोस्ट किया है और उसकी पूरी खैर इस्लाम की पूरी कहानी को बयान किया है। तो सवाल ये है कि सिर्फ एक मज़हब इस्लाम के मानने वालों से इतनी घृणा क्यों आ रही है, और उसमें भी एक ऐसे वक्त में जब मुल्क को इत्तिहाद, मोहब्बत, यूनिटी की ज़रूरत थी। ऐसे वक्त में इस तरह के वाक़यात मुल्क के दो कम्युनिटी के दरमियान मुसलमानों को हुकूमत के तय नफरत पैदा करने वाले इक़दाम हैं। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।